हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास वंस अगेन। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पहुंच चुके हैं हैंडआउट की सीरीज में हमारे विस्टास के लास्ट लेक्चर पे। ठीक है, तो विस्टास बुक हम कंप्लीट कर रहे थे। तो विस्टास के ऑलरेडी 4 चैप्टर्स हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। आज की क्लास के अंदर जो लास्ट के 2 चैप्टर्स इस बुक के बचे हुए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले अगर हम बात करें अभी तक हम क्या क्या चीजें कर चुके हैं तो ये भी देख लेते हैं। अभी तक हमने फ्लेमिंगो प्रोज जो है वो कंप्लीट कर लिया है, आपको पता है। फ्लेमिंगो प्रोज के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो फ्लेमिंगो पोएट्री के सेक्शन को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी हमारी कंप्लीट फ्लेमिंगो बुक हो चुकी है। आज की क्लास में हम विस्टास की जो बुक है यानी उसके जो 2 चैप्टर्स रिमेनिंग है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ ये बुक भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगली जो क्लास रहेंगी उसमें हमारे पास अब 2 चीजें बची हुई है बेटा। एक तो बचा है राइटिंग सेक्शन, ठीक है, और जो दूसरा बचा हुआ है हमारे पास वो है रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल जो है वो अब हमें करना है आने वाले लेक्चर्स के अंदर, आज के लेक्चर में इसको खत्म करने के बाद। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड टाइप क्वेश्चंस करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले फिर से वही हम डिस्कस कर लेते हैं एक बारी कि आपको पता है बेटा कि इंग्लिश को हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तरह नहीं पढ़ते हैं। इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। एग्जाम में भी जब आप देखोगे तो इससे ऐसा कुछ नहीं बोला जाता है कि इस चैप्टर से इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा। आप कभी भी जज नहीं कर सकते हो, कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है। ये बात आपने जब हमने पूरी फ्लेमिंगो बुक को कंप्लीट किया उस समय में भी इस चीज को आपने नोटिस किया होगा कि हम नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आएगा कौन सा नहीं आएगा, बिकॉज जितने भी चैप्टर है सब में से ही इक्वली अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं एग्जाम में। इसी प्रकार से विस्तास के जितने चैप्टर अभी तक हमने पढ़े और आज भी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी हम यही देख रहे होंगे कि ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसको वेटेज ना दिया गया हो, जिससे क्वेश्चंस ना पूछे गए हो। तो जरूरी हमारे लिए यही है जो स्टार्टिंग से अभी तक हम करते हुए आए हैं कि हमने सारी चीजों को कंप्लीट किया है। फ्लेमिंगो प्रोज को कंप्लीट किया, उसकी पोएट्री सेक्शन को कंप्लीट किया, विस्टास को कंप्लीट कर रहे हैं। तो टॉपिक्स कुछ भी नहीं छोड़ने, टॉपिक सारे पढ़ने हैं क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें से आ ही रहा है। ठीक है, तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है कि हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यानी जो जो चीजें जो क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लें, ताकि हम ये तो इंश्योर हो जाए कि अच्छा ठीक है हम सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर रहे होंगे कम से कम समय के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता है बेटा 75 है विस्तास बुक के अंदर, जिसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन इन प्रीवियस वीडियोस। सॉल्विंग टाइम है इसका 195 मिनट्स और लर्निंग टाइम है इसका 245 मिनट्स। तो पहला जो चैप्टर रहने वाला है आज की क्लास का वो है ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट जो चैप्टर है इसको हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 में पूछा गया। सबसे पहला जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जल्दी से एक बार ध्यान देते हैं। और ये जो एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दिया गया है इसको आपको रीड करना है, फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको आगे आंसर करेंगे। ठीक है। मिस्टर लैम laughed. What do you see? Nothing, said Derry. That's it, nothing. You see nothing, and that's what you see. A face that is ugly, a face that makes people turn away. That's what you see. You don't see me, you see the face, and that's all. Derry stood silent for a moment, looking at the ground, then he looked up. What about you? He said. You don't look like anyone? Really? Mr. Lamb smiled. It's the same thing. We see only what we want to see. तो यहाँ मिस्टर लैम डैडी को समझा रहे हैं, उनके बीच की जो कन्वर्सेशन है, बातचीत है, वो दिखाई गई है कि वो बता रहे हैं कि वो किस तरीके से लोगों के ओपिनियंस को वैल्यू नहीं देते हैं। वो इस बात को सोचकर मतलब अपने आप को दुखी नहीं करते हैं कि लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं, लोग उनको कैसे जज करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मेन मैसेज गिवन बाय मिस्टर लैम इन दिस कन्वर्सेशन। अभी जो कन्वर्सेशन हमने इनके बीच की देखी उसमें आपको क्या मैसेज देखने को मिल रहा है। तो मिस्टर लैम कन्वे करते हैं दैट पीपल ऑफन जज अदर्स। जो लोग होते हैं उनकी आदत होती है, फितरत होती है लोगों को जज करना, उनकी अपीयरेंसेस को जज करना कि वो कैसे दिख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ट्रूली सीइंग देयर इनर सेल्फ एंड इंडिविजुअलिटी। मतलब वो ये नहीं सोचते कि इंसान अंदर से कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, वो इस चीज में उनका जो बिलीफ है वो होता ही नहीं है। यानी जो ट्रू ब्यूटी है एक इंसान की उसको कोई भी नहीं देखना चाहता है। हर कोई कैसे जज करता है किसी भी पर्सन को, उसकी अपीयरेंस के बेसिस पे उसको जज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन है।
What might Derry be thinking as he looks at the ground? डेरी के दिमाग पे क्या चल रहा होगा, क्या सोच रहा होगा जब वो ग्राउंड की तरफ यानी नीचे जब वो देख रहा था. So why does Mr. Lamb keep saying things like this? I don't believe him. No one really sees me for who I am. Maybe Mr. Lamb is right. Do I only see my face? I don't know how to respond to what Mr. Lamb just said. तो C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो इस बात को लेकर बड़ा परेशान था कि हाँ हो सकता है कि मिस्टर लाम जो है वो सही कह रहे हैं और शायद मैं हमेशा अपने फेस के बारे में ही सोचता रहता हूँ, मैं यही सोचता रहता हूँ कि लोग मुझे इस बारे में जज करते हैं. Fill in the blank with a suitable word based on the context of the extract. तो suitable word यहाँ पे मेंशन करना है. By questioning Mr. Lamb, मिस्टर लैम को जब वो क्वेश्चन कर रहा है, बार बार पूछ रहा है कि आपको कैसा फील होता है, आप कैसा रिएक्ट करते हो, तो डेरी क्या चीज पाना चाह रहा है फॉर हिज ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स. वो चाह रहा है कि वैलिडेशन मिले उसको, यानी उसको एक्सेप्टेंस मिले. मिस्टर लैम उसको बोले कि तुम गलत नहीं हो, ठीक है, तुम गलत नहीं हो. ये जो दुनिया है उसकी आदत है लोगों को जज करना उसके अपीयरेंसेस के बेसिस पे, तो तुम्हारा इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है. How would the impact of Mr. Lamb's final words have changed if he had not smiled? तो मिस्टर लैम्ब का जो फाइनल वर्ड्स थे उनका इम्पैक्ट क्या रहता है अगर उन्होंने स्माइल करना नहीं छोड़ा होता तो. विदाउट द स्माइल, बिना स्माइल के, हिज वर्ड्स माइट हैव साउंडेड हार्श और बिटर. अगर वो स्माइल नहीं करते तो ऐसा लगता कि कितनी क्रूअल बातें कर रहे हैं, कितना ज्यादा हार्श हो रहे हैं, इस तरीके से लगता. बट द स्माइल, क्योंकि ये स्माइल करते हैं तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा जेंटल लगती है हमें ये बातचीत. हमें ऐसा फील होता है कि वो बस प्यार से समझा रहे हैं, वो हार्श नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी. रीअश्योरिंग एंड एनकरेजिंग, सॉफ्टनिंग द मैसेज ऑफ फॉर डेरी. डेरी को बस प्यार से समझा रहे. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो सीबीएसई 2024 में एक स्टैक बेस्ड क्वेश्चन ऑन द फेस ऑफ इट से पूछा गया है. पहले इसको रीड करेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम आंसर करते हैं. Okay, Derry, I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody here. Miss Lamb, that's all right, I'm here. But are you afraid of boy? That's all right. Derry, I thought it was empty, an empty house. Miss Lamb, so it is. Since I'm out here in the garden, it is empty. Until I go back inside. In the meantime, I am out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. Derry, panicked. I have got to go. अब क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच की बातचीत दिखाई है. जैसे ही डेरी स्नीक इन करता है गार्डन के अंदर, जैसे ही वहां पे छुपके से गार्डन के अंदर पहुंचता है तो मिस्टर लैम उसको दिख जाते हैं. तो कहते हैं अरे अरे मुझे लगा कि यहाँ पे कोई होगा नहीं. तो मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स ऑल राइट, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ मी बॉय. तुम डर क्यों रहे हो मेरे से इतना ज्यादा, मैं क्या तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो. तो डेरी कहता है आई थॉट इट वाज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस. मुझे ऐसा लगा कि ये घर खाली होगा, कोई नहीं होगा. मिस्टर लैम कहते हैं देखो घर को, घर तो खाली है. सो इट इज सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, क्योंकि मैं तो गार्डन में हूं ना, तो घर में तो प्रैक्टिकली कोई है ही नहीं. इट इज एम्प्टी अंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं अंदर नहीं जाता हूँ तब तक तो खाली है ये घर. ठीक है, देखो आज कितना सुंदर दिन है, मैं घर में इसलिए अंदर नहीं हूँ, मैं बाहर आउटडोर में आया हूँ क्योंकि बहुत सुंदर दिन है, ये सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. डेरी बहुत घबराने लग जाता है इस बात को देखकर और वो बोलता है नहीं नहीं मुझे जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा. ठीक है, सीबीएसई 2024 का जो एक्सट्रैक्ट बेस था उसको हमने देखा. इसके क्वेश्चंस को देखते हैं जरा. सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेरी वाज स्टैमरिंग. स्टैमरिंग मतलब क्या होता है, एकदम से हकला के बोलने की कोशिश करना, मतलब वो कांप रहा है बोलते वक्त तो हकला रहा है. ठीक है, स्टैमरिंग बोलते हैं उसको. तो डेरी वाज स्टैमरिंग बिकॉज ऑफ स्पीच डिफेक्ट था उसको, कोई एक्साइटमेंट थी, एंगर था या फियर था. तो वो डर रहा था बेटा, इसलिए वो स्टैमर कर रहा था. डेरी इंसिस्टेड ऑन गोइंग बैक बिकॉज, डेरी वापस क्यों जाना चाहता है, बिकॉज ही वॉज फ्राइटेंड, वो डरा हुआ है, एंड डिड नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, उसको नहीं पता है कि ये इंसान कैसे रिएक्ट करेंगे. मिस्टर लैम वॉज ट्राइंग टू टेल डेरी दैट, मिस्टर लैम डेरी को क्या समझाने की कोशिश करे, इट वॉज अ मैटर ऑफ परसेप्शन, डेरी कुड स्टे विद हिम, ही स्पेंट ऑल हिज डेज इन द गार्डन, he was fond of company. तो क्या समझा रहे हैं, मिस्टर लैम बोल रहे हैं it was a matter of perception, सोच का फर्क है बस, देखो वहां पे कोई है ही नहीं घर के अंदर. फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, मिस्टर लैम के बारे में आप क्या पता लगा सकते हो कि वो एक कैसे आदमी है, कंपैशनेट मैन, मिस्टीरियस कैरेक्टर,
न्यू नेबर अनरीजनेबल मैन, किस प्रकार के इंसान है, बहुत कंपैशनेट मैन है, बहुत प्यार से बात करते हैं यहाँ पे डैडी से। अगली कन्वर्सेशन इनके बीच की जो है, ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में पूछा गया है, जल्दी से पढ़े। ओके, डैडी कहता है आई एम नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। तो इस्लाम क्या बोलते हैं, नो नो द यंग लैड स्टील scrum the apples, you are not so young, I just wanted to come into the garden। इस्लाम कहते हैं so you did, here we are then। डेरी कहता है you don't know who I am। डेरी कहता है आप जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। इस्लाम कहते हैं a boy 13 or so, मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम एक लड़के हो, 13-14 साल के होगे शायद। तो डेरी कहता है 14, 14 साल का हूं मैं, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, बट अब मुझे जाना होगा, गुड बाय। कहता है गुड बाय, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मिस्लाम कहते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन जस्ट मी, डरो मत मेरे से, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, गार्डन है और मैं हूँ बस। डैडी कहता है बट आई एम नॉट अफ्रेड। वो मतलब पॉज ले लेके बोल रहा है घबरा के कि नहीं नहीं मैं डरा नहीं हुआ हूँ, मैं डरूंगा क्यों। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, मैं नहीं डरता लोगों से, लोग मेरे से डरते हैं। क्यों डरते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो डेरी है बेटा, डेरी जिसका ओरिजिनल नेम है डेरेक, तो वो उसका जो वन साइड फेस है वो बर्न्ड है एसिड की वजह से। इसकी वजह से इससे जो लोग हैं वो दूर भागते हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डज मिस्टर लैम फील दैट डेरी हैज नॉट कम टू स्टील। मिस्टर लैम को ऐसा क्यों लगता है कि वो यहाँ पे कुछ चुराने तो नहीं आया था। मिस्टर लैम फील्स दैट डेरी हैज नॉट कम टू स्टील बिकॉज ही इज नॉट अ यंग लैड। वो बोलते हैं कि तुम इतने बड़े नहीं होगे, तुम चुरा पाओगे, सारी चीजें कर पाओगे, एंड इज नॉट द टाइप ऑफ स्क्रम पेपर्स, और तुम उस तरीके के इंसान ही नहीं हो कि तुम चोरी करने आओगे। तो वो बता रहे थे डेरी इज ओल्डर एंड नॉट लाइकली टू स्टील। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं यूजुअली वो चुराते हैं ना, एप्पल्स वगैरह गिरे हुए होते हैं, तो डेरी तो ऐसा नहीं करेगा, उनको ऐसा लगता है। Cite instances from the extract which show that Mr. Lamb is trying to put Derry at ease। मतलब ऐसे इंस्टेंसेस बताओ, ऐसे एग्जांपल्स बताओ एक्सट्रैक्ट में से, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि मिस्टर लैम कोशिश कर रहे हैं डेरी को शांत करवाने की। तो मिस्टर लैम डेरी को बोलते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट अ गार्डन जस्ट मी, देखो सिर्फ गार्डन है, मैं हूँ। दिस रीअश्योर्स डेरी दैट देयर इज नथिंग थ्रेटनिंग इन द सिचुएशन। इसकी वजह से उसको फील होता है कि अच्छा ठीक है, कुछ भी खतरा नहीं है, सिचुएशन में सब ठीक है। ट्राइंग टू काम हिज नर्व्स, वो उसको शांत कराने की कोशिश करते हैं। और क्या बोलते हैं, सो यू डिड, हियर वी आर देन, इंडिकेटिंग अ वेलकमिंग एटीट्यूड, पुटिंग डेरी एट ईज। इसकी वजह से डेरी को शांत भी करा रहे हैं। तो करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो चूज करनी है आपको यहाँ पे। डेरी एंटर्ड द गार्डन एज ही वाज फैसिनेटेड बाय द बीज। डेरी केम टू मीट मिस्टर लैम, दे वर वेल एक्वेंटेड विद ईच अदर। डेरी एंटर्ड एज ही वांटेड टू सी द गार्डन। तो डेरी एंटर्ड क्योंकि वो गार्डन को देखना चाहता था, इसलिए वो अंदर आया। पीपल आर अफ्रेड ऑफ डेरी, लोग जो है वो डेरी से डरते हैं, वो ऐसा बोलता है ना, यानी उसकी अपीयरेंस से, वो जैसा दिखता है उसकी वजह से उससे लोग डरते हैं, वो ये बताना चाहता है। अगला एक्सट्रैक्ट 2023 में पूछा गया, जल्दी से पढ़े। ठीक है, ओके। You think he's a boy, you look at me and then you see my face and you think that's bad, that's a terrible thing, that's the ugliest thing I have ever saw. You think poor boy, but I am not poor. Underneath you are afraid, anybody would be, I am। When I look in the mirror and see it, I am afraid of me। मतलब डैडी बोल रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई मेरे से डरता है, मैं अपना फेस भी इवन अगर मिरर के अंदर देखता हूँ ना, तो मुझे भी कई बार खुद से डर लग जाता है, तो तुम भी डरोगे मुझे देख के। तो हु इज द स्पीकर एंड हु इज स्पीकिंग, हु इज ही स्पीकिंग टू, कौन है स्पीकर और किससे वो बात करे। डेरी अपनी मदर से, डेरी मिस्टर लैम से, डेरी लेडी से, या मदर मिस्टर लैम से। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। डेरी जो है वो मिस्टर लैम को बोल रहा है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, यानी डेरी के अकॉर्डिंग, What do people feel about him? उसको क्या लगता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं।
People are empathetic towards him. People are repulsed by his appearance. People are annoyed by his presence. People are unhappy at his association with his neighbors. तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि लोग उसके अपीयरेंस से दूर भागना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड सी इट आई एम अफ्रेड ऑफ मी। ये जो चीज है वो क्या दिखाती है? वो किस चीज से डरता है? अपने अपीयरेंस से डरता है, अपने फेस को देखकर डरता है। यू थिंक पुअर बॉय बट आई एम नॉट, मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि बेचारा लड़का है बट है नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो डेरी की फ्रस्ट्रेशन को दिखाती है कि पीपल जो है उसकी तरफ ज्यादा तक या तो सिंपैथेटिक रहते हैं, ऐसे दया भाव दिखाते हैं उसकी तरफ। तो ही रिजेक्ट्स द लेबल ऑफ बीइंग पुअर, वो कहता है मैं बेचारा नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस एंड वांट्स पीपल टू सी बियॉन्ड हिज लुक। कहता है मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे लुक के अलावा भी चीजों को देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमारे यहाँ से शुरू हो गए। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज डेरी remark think you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair reveal about his perspective on how people console others। तो डेरी जो है वो रिमार्क करता है, वो क्या बोलना चाह रहा है कि थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, हो सकता है कि आप अंधे रहे हो या फिर आप डेफ पैदा हुए हो और आपको व्हील चेयर पे ही बिताना पड़े अपना टाइम। तो ये चीज सोच जो है उसकी क्या पता चल रही है? डेरी का रिमार्क जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी बिटरनेस कितनी ज्यादा है टुवर्ड्स शैलो कंसोलिडेशंस, कि हमेशा उसने इन सारी चीजों को झेला है। He feels people compare sufferings only to lessen pain instead of offering genuine empathy। मतलब लोग बोलते हैं ना कि सोचो अच्छी बात है, एटलीस्ट तुम्हारा फेस ही जला हुआ है, तुम व्हील चेयर पे नहीं बैठे हो, तुम डेफ नहीं पैदा हुए, तुम ब्लाइंडेड पैदा नहीं हुए। तो उसको लगता है ये सब फालतू में बस मेरी तरफ एम्पैथेटिक हो रहे हैं और मुझे मतलब ऐसा फील करा रहे हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है सब। टू हिम सच वर्ड्स, उसके लिए तो ये सारे वर्ड्स जो है ना वो इनसेंसिटिविटी को हाईलाइट करते हैं, एज दे फेल टू एड्रेस हिज रियल इमोशनल स्ट्रगल। जो उसका रियल इमोशनल स्ट्रगल है इसको कोई नहीं समझता है विद हिज डिसफिगर्ड फेस। You speak peculiar things. Why does Derry Mr. Lamb's conversation peculiar? तो ऐसा क्यों लगता है डेरी को कि मिस्टर लैम की जो कन्वर्सेशन है वो बिल्कुल पेक्यूलियर है, बिल्कुल रिलेवेंट है? डेरी को ऐसा लगता है मिस्टर लैम की कन्वर्सेशन पेक्यूलियर है बिकॉज ही टॉक्स अबाउट एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग पीपल। वो कहता है कि कोई बात नहीं, जो मिस्टर लैम है वो बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम लोगों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो, वैल्यू करना स्टार्ट करो। फिजिकल डिफॉर्मिटीज जो है वो तो होती है इंसान में, उसके बावजूद भी तुम नॉर्मल हो, which is different from what Derry is used to। बट डेरी तो ऐसा नहीं सोचता, उसको लगता है कि वो बाकी सोसाइटी से बिल्कुल अलग है, उसको हमेशा से ऐसे ही ट्रीट किया गया है तो उसको वैसे ही रहना है। मिस्टर लैम्स आइडिया ऑफ करेज एंड सेल्फ एक्सपेक्टेंस, और अगर हम बात करें तो वो बात करते हैं कि बियॉन्ड देखना चाहिए, अपीयरेंस के अलावा भी चीजों को देखना चाहिए। और अनयूजुअल जो लोनली बॉय है वो हमेशा ऐसा ना रहे, उसको समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Why does Derry not like being with people? तो 24 में और 23 में क्वेश्चन आया था कि डेरी को लोगों के साथ रहना पसंद क्यों नहीं है। डेरी does not like being with people, उसको लोगों के साथ रहना इसलिए पसंद नहीं है because they stare at him, क्योंकि वो उसको घूरते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उसके बर्न फेस का मजाक बनाते हैं, उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है सोशल सिचुएशंस के अंदर। इसीलिए वो कोशिश करता है कि जहां पे भी उसको लोग दिखे वो उनको अवॉइड करे, और वो इसीलिए प्रेफर करता है अलोन रहना, अकेले रहना। डेरिक wants to go back to Mr. Lamb's house against his mother's will। What does this tell you about Mr. Lamb? डेरिक जो है वो वापस से मिस्टर लैम के घर जाना चाहता है और उसकी मदर नहीं चाहती है कि वो वहां पे जाए, बट फिर भी जाने के लिए तैयार है। तो ये चीज मिस्टर लैम के बारे में आपको क्या बताती है? सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। तो डेरिक का जो डिजायर है मिस्टर लैम के घर वापस जाने का, उसकी मदर के ऑब्जेक्शन के बाद भी, ये दिखाता है कि मिस्टर लैम कितने काइंड है, वो एक एक्सेप्टिंग पर्सन है, और ही ऑफर्स डेरी कंफर्ट, अंडरस्टैंडिंग उसको ऑफर करते हैं, जिससे डेरी को बेटर फील होता है अपने बारे में। What were the apprehensions of Derry's mother about his visit to Mr. Lamb? जो डेरी की मदर है वो उनको मना कर रही है ना कि मत जाओ, बट फिर भी वो जाने को तैयार है। तो डेरीज मदर वाज वरिड, डेरी की मम्मी जो है वो टेंशन में है कि उसको हो सकता है वहां पे उसको टीजिंग फील हो या फिर उसको हर्ट करे मिस्टर लैम किसी ना किसी तरीके से। शी वॉज ऑल्सो कंसर्न, वो उसकी सेफ्टी के बारे में भी कंसर्न थी, इमोशनल वेलबींग के बारे में भी कंसर्न थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मिस्टर लैम के बारे में गलत ही सुना था। ठीक है, तो लोग उनके इंटेंशंस के बारे में गलत बातें करते थे, इसलिए उनको भी लगा कि शायद वो भी ऐसे ही होंगे। What have
What gave Derry the courage to go back to Mr. Lamb's house despite his mother refusal? उसकी मदर ने मना किया, फिर भी वो घर वापस जाता है मिस्टर लैम के। ये चीज क्या दिखाती है? डेरी के अंदर अब करेज आ चुका था, हिम्मत आ चुकी थी, और वो मिस्टर लैम के घर वापस जाता है उनके काइंड वर्ड की वजह से। उसको लगता है कि इंसान, पहली बार उसने अपनी लाइफ में कोई ऐसा इंसान देखा है जिसने इनको जज नहीं किया है इसके बेसिस पे, इसके फेस के बेसिस पे। मिस्टर लैम हैड मेड डेरी फील एक्सेप्टेड। उन्होंने डेरी को ऐसा फील कराया कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड गिव हिम द स्ट्रेंथ, और उसको वो ताकत प्रोवाइड करी ताकि वो अपने डर को फेस कर सके और अपने डिसीजंस को आराम से ले सके। हाउ डज मिस्टर लैम try and convince Derry that there is no essential difference between them? कैसे बताते हैं मिस्टर लैम यहाँ पे डेरी को कि देखो कुछ भी फर्क नहीं है हम लोगों के बीच में। सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आया है। मिस्टर लैम डेरी को कन्विंस करते हैं कि कोई भी फर्क नहीं है बिटवीन देम बाय पॉइंटिंग आउट दैट एवरीवन हैज देयर ओन प्रॉब्लम्स। हर किसी की खुद की प्रॉब्लम्स होती हैं। ही टेल्स डेरी, वो डेरी को बताते हैं दैट एवरीवन इज स्पेशल इन देयर ओन वे। हर कोई अपने तरीके में बहुत स्पेशल है, एंड इट इज द इनसाइट दैट मैटर्स। तो जो मेन चीजें हैं वो मैटर करती हैं, अपीयरेंस मैटर नहीं करता है। दिस हेल्प्स डेरी रियलाइज दे आर अलाइक। इससे क्या पता चलता है कि वो दोनों बिल्कुल अलग अलग है। फिजिकली इंपेयर्ड पीपल हैव टू सफर पेन। जो फिजिकली इंपेयर्ड लोग होते हैं, सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, लॉन्ग आंसर पे हम पहुंच चुके हैं। तो उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, सेंस ऑफ एलिनेशन फेस करना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है लोगों के बिहेवियर की वजह से। ये चीज बहुत आयरॉनिकल है दैट पीपल हु शुड बी ट्रीटेड विद एम्पैथी आर ईदर अवॉइडेड और पिटीड। मतलब जिन लोगों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, हमें प्यार के साथ ट्रीट करना चाहिए, उनको या तो इग्नोर किया जाता है या फिर एकदम ऐसे देखा जाता है कि भाई ये तो बहुत बेचारे लोग हैं। ठीक है, तो इस चीज को डिस्कस करना है। तो फिजिकली इंपेयर्ड पीपल जो है उनको बहुत फिजिकल पेन तो फेस करना ही पड़ता है, साथ में इमोशनल हर्ट भी फेस करना पड़ता है। इट इज सैड, ये बहुत बुरी बात है, बहुत आयरनिक है कि इनको जहां अच्छे से ट्रीट करना चाहिए वहीं पे लोग इनको अवॉइड करते हैं या पिटीट करते हैं। तो लोगों को इनके प्रति काइंडनेस शो करनी चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। इंस्टेड दे मे लुक एट द डिसेबिलिटी एज अ वीकनेस। वो लोग इनकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि ये इनकी कमजोरी है, मेकिंग द पर्सन फील एलिनेटेड। ठीक है, इसकी वजह से वो आदमी ऐसा फील करता है कि मैं बिल्कुल अलग हूँ इस समाज से। द इम्पेयर्ड पर्सन शुड बी ट्रीटेड लाइक एवरीवन एल्स। उस इंसान को हमें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे हम बाकी लोगों को ट्रीट करते हैं, डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टू रियलाइज दैट दीज पीपल हैव फीलिंग्स एंड डिजर्व टू लिव देयर लाइफ फुली। हमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है समझना कि जो जिंदगी में ये जो इस टाइप के लोग होते हैं, इनको भी उतना ही जिंदगी जीने का अधिकार है जितना हमें। तो अगर सोसाइटी ज्यादा ओपन माइंडेड हो जाए तो शायद लोगों के लिए जीना जो है वो आसान बन जाएगा और ये अपने आप को ज्यादा एक्सेप्टेड फील करा सकेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सीबीएसई 2023 का? मिस्टर लाम जो है वो एक सिंबल की तरह है ऑप्टिमिज्म के। ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव रहते हैं वो, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते ही नहीं है। एंड होप। सपोर्ट योर आंसर, एग्जाम्पल के साथ अपने आंसर को सपोर्ट करें। मिस्टर लाम एक ऐसा सिंपल है ऑप्टिमिज्म का, होप का स्टोरी के अंदर। इवन दो ही हैज लॉस्ट अ लेग, मतलब उनका एक लेग नहीं है, ही डज नॉट सी हिमसेल्फ एज अ डिफरेंट और लिमिटेड, फिर भी वो अपने आप को अलग तरीके से नहीं देखते हैं। उनका मानना है कि हमें पॉजिटिव्स पे फोकस करना चाहिए लाइफ के। इसी तरीके से वो डेरी को भी एनकरेज करते हैं कि भाई जिंदगी की जो खूबसूरती है ना उसको देखो। मिस्लाम चीयरफुल एटीट्यूड के हैं और एक ऐसे पर्सन है जो जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं उसके अलावा भी वो बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांग रहते हैं। ही शोज दैट होप एंड डिटर्मिनेशन। उनका मानना है कि अगर इंसान होप, उसके अंदर होप रहे, उसके अंदर इच्छा रहे और डिटर्मिनेशन रहे, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सारे ऑब्स्टिकल से, सारी मुश्किलों को पार कर लेगा। हिज लाइफ टीचेस अस, उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि कभी भी हमें अपनी डिफिकल्टीज से डिफाइन नहीं करना चाहिए खुद को। ये हमारे ऊपर है कि हम उनको कैसे फेस करते हैं। ठीक है, अब अगला चैप्टर जो है वो हमारा है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पे। तो सबसे पहले भाई जितकला साहब बाबा ने इसको लिखा है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे पैसेज दिया गया है, एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको फटाफट से रीड कर लेंगे। सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 से 25 वाले में क्वेश्चन आया था, जल्दी से पढ़ लो।
Okay. I cried aloud, shaking my head all the while until I felt the cold blades of the scissors against my neck and heard them gnaw off one of my thick braids. Then I lost my spirit. Since the day I was taken from my mother, I had suffered extreme indignities. People had stared at me. I had been tossed about in the air like a wooden puppet. And now my long hair was shingled like a coward's. In my anguish, I mourned for my mother, but no one came to comfort me. Not a soul, not a soul reasoned quietly with me, as my own mother used to do. For now, I was only one of many little animals driven by a herder. तो जितकला सा वाला जो पार्ट है वो ये बताया गया है, हमें यहाँ पे दिया गया है, जिसमें ऑथर जो है वो बोलती है कि उनको बहुत बुरा फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि उनको कैसा फील कराया जा रहा है, वो एक जानवर की तरह है, वो एक वुडन पपेट की तरह है, कठपुतली की तरह है, जिनको नचाया जा रहा है अपनी तरीके से, और जब उनकी ब्रेड्स जो है वो कट कर दी जाती हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितकला शाह का जो डिस्क्रिप्शन है उनके एक्सपीरियंस के बारे में, बोर्डिंग स्कूल में उनका कैसा दिन रहा, ये क्या चीज दिखाता है कि उनके जो हेयर थे वो चले गए, साथ में जो मैटरनल कंफर्ट था, मतलब जो उनकी मदर रहती थी उनको चुप कराती साथ में अगर उनके होती प्रेजेंट, तो वो चीज भी हम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एक इमोशन बताना है जो जितकला शाह ने फेस किया जिस समय वो एक्सपीरियंस कर रही थी इस हेयर कट को, तो उन्होंने मेंशन किया एक स्टाफ के अंदर एंग्विश वर्ड को। ठीक है, एंगर में थी, गुस्से में थी। जो मेटाफर है ना यहाँ पे, टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, ये क्या कंट्रीब्यूट करता है रीडर के अंडरस्टैंडिंग को लेकर जितकला शाह की फीलिंग्स के बारे में। Forced to interact with others, manipulated and controlled, preached at and insulated, made to exist like toy animals. क्या बताता है ये कि उनको मैनिपुलेट किया गया, उनको कंट्रोल किया गया, जबरदस्ती उनके बाल काट दिए गए। इन व्हाट वेज डज द इमेजरी ऑफ हर लॉन्ग हेयर श्रिंकड लाइक अ coward symbolize the erosion of जितकला शाह's cultural heritage and the imposition of western norm? तो ये कैसे पता चलता है कि उनकी जो पहचान थी वो उनसे छीन ली गई थी? तो ये जो इमेजरी है ना, लॉन्ग हेयर श्रिंगल्ड लाइक अ कॉवर्ड्स, कि मेरे बाल ऐसे काट दिए गए जैसे कि मैं कायर हूँ, ये सिंबलाइज करता है कि जितकला शाह की कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़ी हुई थी ये चीजें, और वो उन्होंने खो दी, और जो वेस्टर्न नॉर्म्स थे उनके ऊपर थोप दिए गए, और जबरदस्ती उनका जो कल्चर था कहीं ना कहीं उनके साथ छीन लिया गया, उनके हेयर के साथ छीन लिया गया। अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा, सीबीएसई 2024 में पूछा गया है, जल्दी से एक्सट्रैक्ट को रीड करेंगे। ठीक है, I did not open my mouth to answer. Then the steps were quickened and the voices became excited. The sounds came nearer and nearer. Women and girls entered the room. I held my breath and watched them open closet doors and peep behind large trunks. Someone threw up the curtains and the room was filled with sudden light. What caused them to stoop and look under the bed, I do not know. I remember being dragged out, though I resisted by kicking and scratching wildly. In spite of myself, I was carried downstairs and tied fast in a chair. तो बताती है कि किस तरीके से वो छुपने की कोशिश कर रही थी, और जबरदस्ती कुछ लड़कियां जो है वो, कुछ औरतें उनके रूम में एंटर करती हैं, आकर जो कर्टेन्स थे, जो पर्दे थे, उनको हटा देती है, जिसकी वजह से रूम पूरा लाइट से भर जाता है। और आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता कि किस वजह से वो स्टूप करती हैं, नीचे झुकती हैं और झुककर
बेड के नीचे देखने की कोशिश करती हैं। और फिर मुझे जो याद है वो यही है कि मुझे वहां से खींच के ले जाया जा रहा था, मैं मना कर रही थी, वाइल्डली स्क्रैच कर रही थी, नोचने की कोशिश कर रही थी, मना करने की कोशिश कर रही थी, बट वो लोग मुझे जबरदस्ती लेकर जा रहे थे और ले जाकर मुझे एक चेयर से उन्होंने नीचे बांध दिया। Dash sounds came nearer and nearer. कैसे कैसे आवाज जो थी उनको आ रही थी भाई? Describes the increase in volume, adds suspense and anxiety to readers, reflects the thought of the speaker. It is a factual narrative. बताओ जरा क्या है? तो ये सस्पेंस और एंजाइटी रीडर के अंदर क्रिएट कर रहा है कि ऊपर आ रहे हैं लोग, धीरे धीरे आ रहे हैं, पता नहीं वो ढूंढ पाएंगे कि नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है। In spite of myself suggest that the speaker was, क्या दिखा रहा है? Resisting but ultimately helpless. कोशिश तो कर रही है मना करने की, नहीं चाहती वो ऐसा हो, बट हेल्पलेस है। तो what do you infer from the first line of the extract? जो पहली लाइन है एक्सट्रैक्ट की, उससे आपको क्या समझ में आता है? सीबीएसई 2024। It was her first day in school, पहला दिन था स्कूल में। She did not want to get caught, वो नहीं चाहती थी कि उनको पकड़ा जाए। She was unprepared for the lesson, वो तैयार नहीं थी लेसन के लिए। She preferred to be by herself, वो चाह रही थी कि किसी वो क्या करेंगी, वो खुद से ही तैयार हो जाएंगी और खुद से ही उनके बाल काट दिए जाए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। She did not want to get caught, वो नहीं चाहती थी कि उनको पकड़ा जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्पीकर्स hoodwinked the people looking for, तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है, फॉल्स है। स्पीकर was not able to hoodwink the people looking for her, instead she was eventually caught and tied, वो नहीं छुप पाई और बाद में उसको ले गए उठा के वो लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। Because we are born into this community, we are never given an honor or dignity or respect. We are stripped of all that. But if we study and make progress, we can throw away these indignities. So study with care, learn all you can. If you are always ahead of in your lessons, people will come to you of their own accord and attach themselves to you. Work hard and learn. यहाँ पे जो बामा के एल्डर ब्रदर हैं, यानी जो अनन है, वो यहाँ पे बामा को एडवाइस कर रहे हैं कि देखो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है इज्जत कमाने का, डिग्निटी अर्न करने का, कि तुम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, हमेशा अपने लेसन्स में आगे रहो, हमेशा अपनी क्लास में आगे रहो, कोशिश करो कि सारी चीजें तुम सीखो और फिर देखना लोग अपने आप ही तुम्हारे पास आएंगे, अपने आप को तुमसे अटैच करना चाहेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे। ठीक है। तो स्पीकर कौन है और किससे वो बात कर रहे हैं? तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आनंद जो है वो समझा रहे हैं बामा को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द स्पीकर इन द अबव एक्सट्रैक्ट। स्पीकर कौन है? आनंद। आनंद के बारे में क्या पता चल रहा है? क्या वो मार्जिनलाइज है, प्रैक्टिकल है, आइडियलिस्टिक है, क्यूरियस है, एग्रेसिव है? तो कौन सा जो करेक्ट यहाँ पे जो कॉम्बो है वो बनेगा? तो जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो बनेंगे, बताओ जरा। Select the option that best describes the speaker in the above extract. First, marginalized. Second, practical. Third, idealistic. Fourth, curious. Fifth, aggressive. Select the most appropriate option. 1 and 2, 3 and 4, 2 and 4, 4 and 5. Which one is correct? तो क्या पता चल रहा है कि मार्जिनलाइज है और प्रैक्टिकल भी यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा जल्दी से। The treatment meted out of the community was, जो ट्रीटमेंट लोगों को मिलती थी वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल थी, बहुत ज्यादा अजीब तरीके से इनके साथ बिहेव किया जाता था। ठीक है। Which of the following summarizes the author's opinion about study? स्टडी के बारे में क्या चीज समराइज करती है ये चीज, कि वो स्टडी के बारे में क्या मतलब उनको बताया जा रहा है कि स्टडिंग अगर वो पढ़ती है अच्छे से तो जो सोशल रिफॉर्म्स और प्रोग्रेस है वो आ सकती है, सामाजिक बदलाव आ सकते हैं। What does that class ask description of being tossed about in the air? अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो बेटा शुरू हो गए हैं। तो जब उन्होंने बोला ना कि मुझे ऐसा लगा कि कठपुतली की तरह हवा में नचाया जा रहा है, तो ये चीज उनके बारे में क्या रिप्रेजेंट करती है? तो ये फ्रेज दिखाता है उनकी हेल्पलेसनेस के बारे में, यानी वो कितना ज्यादा परेशान थी, कितना हेल्पलेस फील कर रही थी कि कोई उनकी मदद नहीं करने आ रहा है। लैक ऑफ कंट्रोल अंडर फोर्स असिमिलेशन, जबरदस्ती उनको सबमिट करना ही पड़ा खुद को क्योंकि कोई भी नहीं था उनको बचाने वाला। उनको ऐसा लगा कि उनकी आइडेंटिटी, उनकी डिग्निटी उनसे छीन ली गई है, उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं। तो ये कल्चरल ऑपरेशन को दिखाता है। नेटिव अमेरिकन फेस्ड लीविंग हर एलिनेटेड फ्रॉम हर ट्रेडिशंस एंड आइडेंटिटी। तो पता चल रहा है कि किस तरीके से उनकी जो पहचान थी उनसे छीनी गई। जितकला सा कहती है ईटिंग बाय फॉर्मूला वाजंट द हार्डेस्ट ट्रायल इन द फर्स्ट डे, मतलब फॉर्मूला ईटिंग होती थी, यानी पहले बेल पे, सेकंड बेल पे ये करना है, थर्ड बेल पे ये करना है। तो ईटिंग बाय फॉर्मूला का मतलब क्या है?
तो ये एक रिजिड और इनफेमिलियर वे था ईटिंग का, दैट वाज इम्पोज ऑन द नेटिव अमेरिकन गर्ल्स, जो यहाँ से लड़कियां गई थी उनके ऊपर ये सारी चीजें थोपी जाती थी। स्ट्रिक्ट रूल्स और रिचुअल्स थे इसके लिए, ठीक है, लाइक पिकिंग अप नाइफ एंड फोक एट द राइट टाइम, सही समय में जब बेल बज रही है तब नाइफ और फोक उठानी है, जिसकी वजह से उनको बड़ा अनकंफर्टेबल अननेचुरल फील होता था। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, फिर ऐसा लगा कि मेरी आत्मा चली गई है। इससे क्या बता रही है जितकला सा, जब उनके हेयर जो थे वो कट कर दिए गए, उनको चेयर से बांध दिया गया, तो उनको ऐसा लगा कि ये जो मेजर ह्यूमिलेशन एक्ट था, इसकी वजह से इनको बहुत बुरा फील हुआ अमंग हर पीपल, क्योंकि इनके यहाँ पे क्या होता था, उन्हीं लोगों के बाल काटे जाते थे जो लोग कावर्ड होते थे, ठीक है, तो सिंबल ऑफ डिसग्रेस माना जाता था, डिसरिस्पेक्ट का सिंबल माना जाता था, तो उनको डिफीटेड फील होता है हमेशा, कॉन्स्टेंटली वो मतलब इमोशनल फील करती है, फिजिकल स्ट्रगल उनको ऐसा लगता है कि फेस कर रही है वो यहाँ पे। द वर्ड्स दैट अनन स्पोक टू मी, मतलब जो मेरे भाई ने मुझे ये सारे वर्ड्स बताए, ये इसने मेरे ऊपर एक बहुत डीप इंप्रेशन क्रिएट कर दिया। इससे क्या पता चलता है अनन और बामा के बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड बड़ा ही अच्छा था, दोनों का स्ट्रॉन्ग था, म्यूचुअल केयर पे बेस था। अनन के वर्ड्स ने बामा को मोटिवेट किया स्टडी करने के लिए, ताकि वो अच्छे से स्टडी करे और इस डिस्क्रिमिनेशन से बहुत ऊपर निकल पाए। उन्होंने जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करा अपनी लाइफ में, उससे बाहर निकल पाए। वो सपोर्ट करते हैं, उसको एडवाइस करते हैं पढ़ने के लिए, एजुकेशन की वैल्यू समझाते हैं और उसको इंस्पायर करते हैं, सारी जिंदगी उसकी बदल देते हैं। व्हाट डिड जूडिविन टेल द नैरेटर, व्हाट वाज द इफेक्ट? तो जूडिविन क्या बताती है नैरेटर को? जूडिविन बताती है कि देखो मतलब जो उसकी फ्रेंड है जितकला सा, उसको बताती है कि देखो भाई, यहाँ पे ऐसा ही ट्रेडिशन है कि लॉन्ग हेयर जो है वो कट कर दिए जाते हैं, विच वॉज अ ग्रेव कल्चरल इंसल्ट, जो कि सही नहीं है पर होता है यहाँ पे ऐसा ही है। तो इस बात से नैरेटर बहुत परेशान हो जाती है, जो कोशिश करती रहती है, छुपती रहती है, और वो बहुत डरी होती है, एंग्जाइटी में होती है कि उनकी पहचान उनसे छीन ली जाएगी, और लास्ट में होता भी वही है, ठीक है। जितकला कैसे कोशिश करती है अपने लॉन्ग हेयर को बचाने की? सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो पूरी कोशिश करती हैं अपने लॉन्ग हेयर को बचाने की, वहां से भाग जाती हैं, बेड के नीचे छुप जाती हैं, सारे पर्दे बंद कर देती हैं, जैसे ही उनको ऊपर चढ़ने के साउंड आते हैं, पैरों के साउंड आते हैं, तो वो कोशिश करती हैं कि वो दूर रहे, बच के रहे। वो रेजिस्ट करती हैं, जब वो पकड़ी जाती हैं, स्ट्रगल कर रही होती है वहां से बच के निकलने का, बट इवेंचुअली जबरदस्ती उनको लेकर जाते हैं, चेयर से टाई कर देते हैं और वहां पे उनके हेयर को कट कर दिया जाता है। Justify the statement, it may take a long time for oppression to be resisted, but the seeds of rebellion are sowed early in life. मतलब हो सकता है कि ऑपरेशन करने में या फिर ये जो ऑपरेशन चल रहा है उससे लड़ने में बहुत समय लग सकता है, पर इसके जो बीज है ना वो काफी पहले ही लाइफ में बो दिए जाते हैं। जैसे बामा और जितकला दोनों ही स्टोरीज में हमने देखा, ठीक है, दोनों ही स्टोरीज के अंदर हमने देखा कि ऑपरेशन हमें देखने को मिला। बामा को अनटचेबिलिटी फेस करनी पड़ी एट यंग एज, और वो इस सोशल इनजस्टिस के बारे में अवेयर हुई। वहीं पे जितकला साहब ने देखा कि कैसे जबरदस्ती उनके ऊपर कल्चरल जो चीजें थी, प्रैक्टिसेस जो थी वो थोपी गई और उनके हेयर्स को कट कर दिया गया। ये एक सेंस ऑफ रिबिलियन लेकर आया। तो दोनों ही वुमेन ने हार्डशिप फेस करी है, इनजस्टिस फेस करा है, उनके अंदर डिजायर था इस चीज से लड़ने का, कि वो लड़ना चाहती थी। तो ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने जो चैलेंजेस प्रेजेंट थे सिस्टम के अंदर, उनसे लड़ाई करी। उनकी डिटर्मिनेशन जो थी वो उन्होंने ब्रेक नहीं होने दी। द डिटर्मिनेशन टू ब्रेक फ्री बिगेन इन चाइल्डहुड। तो मतलब जब जिस समय में उनका जो ये परसेप्शन था, जिस समय में ग्रोइंग एज होती है, उस समय में उनको जब ये सारी बातें जानने को मिली तो वो एकदम अंदर से टूट चुकी थी, बट धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला। बामा और जितकला की बात करूं, दोनों ही मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो उन्होंने सिस्टम को कैसे चैलेंज किया? दे चैलेंज द सिस्टम टू ब्रिंग डिग्निटी इनटू देयर लाइफ। बामा जितकला दोनों ही मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। बामा तमिल दलित एक्सपीरियंस करती हैं ये क्या, अनटचेबिलिटी को, बट यहाँ पे रेजिस्ट करती हैं और सोचती है कि वो लर्न करेंगी, चीजों को सीखेंगी और इस चीज से लड़ेंगी, ठीक है। वहीं पर जितकला जो कि नेटिव अमेरिकन है, वो लड़ाई करती रहती है अपने कल्चर के लिए, स्पेशली जब उनके लॉन्ग हेयर को कट किया जा रहा होता है। दोनों ही वुमेन अपनी इज्जत के लिए फाइट करती हैं, अपनी कम्युनिटीज के लिए फाइट करती हैं। ये रिफ्यूज कर देती हैं डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करने से और अपने राइट्स के लिए स्टूड अप करती है, मतलब खड़ी होती है अपने राइट्स के लिए। ये जो करेज और डिटर्मिनेशन है ना, ये दिखाता है कि कैसे चेंजेस लेकर आए जा सकते हैं। बामा और जितकला की बात अगर मैं करूं, दो विक्टिम्स ऑफ अ सिस्टम, दोनों ही एक ऐसे सिस्टम के विक्टिम है जहां पे इनकी एस्पिरेशंस को दबा दिया गया, फिर भी ये लोग डिटरमिन्ड थे बिल्कुल इनसे बाहर निकलने के लिए। तो बामा और जितकला की बात करूं तो दोनों ही विक्टिम्स
को ऑप्रेसिव सिस्टम झेलने पड़े, वर डिटर्मिन्ड टू ब्रेक फ्री, फिर भी इन्होंने कोशिश करी कि इससे बाहर निकलेंगी। बामा की जो स्टोरी है ना अनटचेबिलिटी की, ये इनको अवेयर करती है इस बारे में, इनजस्टिस के बारे में, और जो बामा की ब्रदर ने उनको बातें सिखाई थी, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा लाइफ में आगे बढ़ती हैं और पढ़ती हैं। वहीं जित कला शाह की बात करूं तो उन्होंने अपने कल्चरल ऑपरेशन के लिए फाइट करा इस बोर्डिंग स्कूल में रहते हुए, वेयर शी फेस्ड फोर्स्ड चेंजेस, जहां पे जबरदस्ती इनके बाल भी काट दिए गए। दोनों ही वुमेन यहाँ पे रेडी नहीं थी इन लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए जो इनके ऊपर इम्पोज करी जा रही थी, थोपी जा रही थी। तो इस ऑपरेशन को फेस करने के बाद भी इनके अंदर स्ट्रॉन्ग विल थी कि हमें इससे रजिस्ट करना है, लड़ना है किसी भी हालत में, ओवरकम करना है इस चैलेंजेस से, एंड लीड लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और एक सेल्फ रिस्पेक्ट की जिंदगी जीनी है। ठीक है, तो चलो आई होप आपको अच्छी तरीके से जो पूरा चैप्टर है, दोनों ही चैप्टर्स हैं, वो समझ में आ गए होंगे। मेरा मेन यही गोल था कि आज की क्लास में मैं आपको दोनों ही चैप्टर समझा दूं, और वो मैंने समझा दिए हैं। जितने भी क्वेश्चंस थे इनके वो करा दिए हैं अच्छी तरीके से, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो अब आपका काम क्या है, हमारी फ्लेमिंगो बुक हो चुकी है, विस्टास बुक हो चुकी है, आप अच्छी तरीके से इसको रिवाइज करें, रोज ही पढ़ें। ठीक है, जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन की, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब जब हम अगली क्लास के अंदर मिलेंगे तो या तो हम वहां पे रीडिंग सेक्शन करेंगे या हम राइटिंग सेक्शन कर रहे होंगे। इसके साथ जो हमने मेजर पार्ट था ना हमारे सिलेबस के पोर्शन का, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस क्लास एंड वॉचिंग दिस होल वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।